नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, कक्षा 10 का। पहला प्रश्न है कि गद्य का अर्थ लिखिए। आप लोग क्या लिखोगे गद्य का अर्थ? कि गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है। इसकी विषय वस्तु हमारी बोध वृत्ति यानी हमारी समझ पर आधारित होती है तथा इसमें किसी विषय को विस्तार से कहने की प्रवृत्ति या भावना होती है। गद्य वास्तविकता और व्यवहारिकता से ओतप्रोत होता है। चलो अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? गद्य और पद्य। पद्य मतलब काव्य में अंतर बताइए। आप लोग को गद्य और पद्य में अंतर लिखना है। क्या होता है? गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज होता है और छंदबद्ध भावपूर्ण तथा ओज युक्त रचनाएं काव्य कहलाती हैं। छंद आप लोग को पढ़ाई हूं, आप लोग को पता है छंद के बिना काव्य नहीं रहेगा। भाव रहेगा ही, भावपूर्ण तथा ओज युक्त रचनाएं क्या कहलाती हैं? काव्य कहलाती हैं। गद्य में विस्तार, वास्तविकता तथा व्यवहारिकता अधिक होती है। गद्य में क्या क्या होता है? विस्तार, गद्य बड़ा रहता है, वास्तविकता रहती है तथा व्यवहारिकता अधिक होती है। जबकि काव्य में संकेत रूप में बात कही जाती है। इसमें काल्पनिकता का प्राधान्य होता है। मतलब कभी कल्पना से चांद पे पहुंच जाएगा, कभी कल्पना से पानी के एकदम अंदर मछलियों के पास पहुंच जाएगा। तो यानी कल्पना शक्ति के द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं। तभी कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, अब आप लोग को गद्य और पद्य में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि गद्य का प्रथम विकास किस रूप में होता है? गद्य का प्रथम विकास किस रूप में होता है? तो उत्तर डाल के लिखिए आप लोग। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की कितनी कोटियां उपलब्ध हैं? तो उत्तर डाल लीजिए और लिखिए भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की 4 कोटियां उपलब्ध हैं। पहला है वर्णनात्मक, मतलब भाषा रूप का जो विकास होता है तो गद्य में क्या क्या रहता है? वर्णन बहुत ज्यादा, किसी विषय पे जिस पे भी रहेगा गद्य में उसका वर्णनात्मक रहेगा। फिर क्या है? विवेचनात्मक, भावात्मक और विवरणात्मक। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि सृजनात्मक तथा उपयोगी गद्य की एक एक विधा का नाम लिखिए। आप लोग को क्या लिखना है? सृजनात्मक। सृजन जानते हो, जिसका सृजन किया जाए, जैसे काव्य का सृजन किया जाता है, गद्य का सृजन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, कुछ भी लिख दोगे आप लोग। तो उपयोगी गद्य की एक एक विधा का, विधा समझते हो? विधा आप लोग समझते हो? नहीं समझते हो तो फिर बताऊंगी, नहीं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना विधा क्या होता है। अब लिख लो सृजनात्मक गद्य विधा निबंध, उपयोगी गद्य विधा विज्ञान परक लेखन। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? गद्य का महत्व समझाइए। गद्य का महत्व समझाइए। उत्तर डाल लीजिए और लिखिए गद्य के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को सरल या सहज भाषा के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ज्ञान, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों की सफल, सरल और बोधगम्य अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही है। गद्य का महत्व समझे आप लोग कि गद्य के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को सरल या सहज भाषा के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं।
ज्ञान विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों की सफल सरल बोधगम्य अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही है। प्रश्न नंबर 7 है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? प्रश्न क्या है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो उत्तर डाल के लिख लीजिए आप लोग। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि प्राचीन राजस्थानी गद्य कब और किन रूपों में मिलता है, या राजस्थानी गद्य हमें किस प्रकार की रचनाओं में देखने को मिलता है? उत्तर डाल लीजिए आप लोग। उत्तर डाल के लिखिए कि राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों के रूप में देखने को मिलता है। राजस्थानी गद्य हमें किस रूप में, किस प्रकार की रचनाओं में देखने को मिलता है? राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों के रूप में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 10 कर लेते हैं कि ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात किस वर्ष के आसपास हुआ? ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विक्रमी यानी सन 1343 ईस्वी के आसपास हुआ था। आप लोग को विक्रम संवत और ईस्वी में कितने वर्ष का अंतर होता है वो मैं पहले 2-3 वीडियो में बताई हूं, अब आप लोग मुझे बताओगे, ठीक। प्रश्न नंबर 11, इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 20 प्रश्न हम लोग करेंगे। ब्रज भाषा गद्य के 2 प्रसिद्ध लेखकों के नाम बताइए, या ब्रज भाषा गद्य के 2 प्रमुख लेखक तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आप लोग लिख लीजिए उत्तर डाल के। गोस्वामी विट्ठलनाथ, रचना श्रृंगार, रचना उनकी है श्रृंगार रस मंडल। और गोकुलनाथ का, ये विट्ठलनाथ का है, और गोकुलनाथ का लिख लीजिए 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। 2 रचना है गोकुलनाथ का, और विट्ठलनाथ का रचना है श्रृंगार रस मंडल। ये अभी अभी याद कर लो, विट्ठलनाथ का श्रृंगार रस मंडल और गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस ग्रंथ में होते हैं? खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस ग्रंथ में होते हैं? तो आप लोग लिख लो। 2 तरह के प्रश्न आएंगे कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस ग्रंथ में होते हैं, और खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उसकी प्रथम रचना का नाम लिखिए। तो उत्तर लिख लो आप लोग। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में होते हैं। किसमें होते हैं? चंद छंद वर्णन की महिमा। यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर लो और यहीं पे याद कर लो कि कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक। अतः कवि गंग को खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक और उनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाना चाहिए। कुछ विद्वान जटमलकृत गोरा बादल की कथा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानते हैं। कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? तो कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। आप लोग ये प्रश्न नंबर 13 यहीं पे याद कर लो मेरे साथ कि कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे।
आप लोग का प्रश्न 13 तैयार हो गया। हमारा प्रश्न नंबर 14 है। 14 क्या कहता है देख लेते हैं कि भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों के नाम लिखिए। उन्नायकों के नाम, उनकी एक एक रचना एवं उनकी कृतियों का रचना काल बताइए। आपको क्या बताना है? भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों के नाम बताना है आपको, और उनकी एक एक रचना एवं उनकी कृतियों का रचना काल बताइए। ठीक है, तो लिख लो आप लोग कि मुंशी इंसा अल्लाह खां, ठीक, मुंशी इंसा अल्लाह खान, जिनकी रानी केतकी की कहानी उन्होंने लिखी है, और सदा सुखलाल सुखसागर, सदा सुखलाल ने सुखसागर लिखा है, और सदल मिश्र लिख लो नासिकेतोपाख्यान, और लल्लूलाल ने क्या लिखा है? प्रेम सागर। ठीक है, इन सभी कृतियों का रचना काल 1803 ईस्वी के आसपास हुआ है। कितने सन में? 1803। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि सदल मिश्र और इंसा अल्लाह खां की शैली का अंतर बताइए। सदल मिश्र और इंसा अल्लाह खां की शैली, भाषा शैली में अंतर बताना है आप लोग को। तो सदल मिश्र की भाषा में पूर्वी क्षेत्र के शब्दों के प्रयोग अधिक हुए हैं। सदल मिश्र के उत्तर आप लोग लिख लो। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वी क्षेत्र के शब्दों के प्रयोग अधिक हुए हैं, जबकि इंसा अल्लाह खां की भाषा में ठेठ खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है कि लल्लूलाल और इंसा अल्लाह खां की भाषा में क्या मुख्य अंतर है? तो आप लोग उत्तर लिख लो कि लल्लूलाल की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, जबकि इंसा अल्लाह खां की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें विदेशी संस्कृत तथा ब्रज भाषा के शब्द नहीं हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है? तो उत्तर डाल लो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंसा अल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 18 क्या है कि आर्य समाज का हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान है? आर्य समाज का हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान है? तो आप लोग लिख लो, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में किया तथा अपने प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, उनका ग्रंथ कौन सा है? महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी हिंदी भाषा में ही की। वेदों के भाष्य भी उन्होंने हिंदी भाषा में ही लिखे तथा आर्य समाज के अनुयायियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने की शिक्षा दी। इस प्रकार आर्य समाज ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 19 क्या बोल रहा है कि हिंदी गद्य के प्रसार में हिंदी पादरियों का क्या योगदान रहा है? हिंदी गद्य के प्रसार में हिंदी पादरियों का क्या योगदान रहा है? तो उत्तर में लिख लो ईसाई, हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों के बारे में, उनके योगदान के बारे में पूछा है। तो ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली को अपनाया और बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कर उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर वितरित किया। इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदी भाषा के गद्य का प्रचार प्रसार भी होता रहा। प्रश्न नंबर 20 है कि भारतेंदु से पूर्व
कौन से दो राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? या इस प्रश्न को ऐसे भी आप लोग के एग्जाम में आ सकता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा शैली का अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में आपको मिल जाएगा। पहला और दूसरा देख लिए, उसका उत्तर देख लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली को तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने ठेठ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को अपनाया। इन दोनों की भाषा शैली का यही मुख्य अंतर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग पीएनएस मेमोरियल स्कूल 2006 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।